हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं? सबसे पहले देखिए क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? मान लीजिए आप क्लास 11th में है, 12th में है, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आपके कितने सब्जेक्ट होंगे? 4-5 सब्जेक्ट होंगे। अब सारे सब्जेक्ट के बुक को आप एक साथ रख लीजिए। अचानक से आपको पढ़ना पड़ेगा तो क्या करेंगे? आपको वहाँ से ढूंढना पड़ेगा। बट आप एक क्लासीफाई करके उसको अलग अलग जगह पे रखेंगे तो क्या होगा? आप जैसे ही पहुँचेंगे सुविधा के अनुसार से अपना उठाएंगे और पढ़ने लगेंगे। उसी तरह से क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम सुविधा से पढ़ सकें या स्टडी कर सकें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो क्लासिफिकेशन का तरीका क्यों किया गया बेटा? ताकि हमें सुविधा हो किसी चीज़ को पढ़ने में। तो यहाँ लिविंग के बारे में पढ़ने के लिए सुविधा होगी जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कब हुआ बेटा? तो जब से हमारी सभ्यता का उदय हुआ तब से क्लासिफिकेशन लगातार चलता आ रहा है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमारा था वो क्लासिफिकेशन किस पे था बेटा? हमारी यूजेज पे था कि हम किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। तो हम किस तरह से यूज करते थे? तो हमारा यूज था फूड, शेल्टर और क्लॉटिंग पे। किस तरह से हमारा खाने की जो व्यवस्था थी, रहने की और पहनने की। ठीक, तो ये हमारा यूज के ऊपर हो गया जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया गया। ये कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन नहीं था, ये हमारे यूज के अनुसार था क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल कौन थे? अरिस्टोटल बेटा एक ग्रीक फिलासफर थे, एक दार्शनिक थे। ये एक ग्रीक फिलासफर थे। ठीक, तो इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम किया। और मॉडर्न साइंस का जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, मॉडर्न साइंस पे सबसे पहले इन्होंने ये काम किया, क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सबसे पहले काम किया। तो बेटा मॉडर्न साइंस को जो है इन्होंने ही डेवलप किया, यहीं से शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं इन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया। तो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया प्लांट को किस में किया बेटा? इन्होंने प्लांट की जो है सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखी। ठीक, सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए इन्होंने प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। किस में? हर्ब, श्रब और ट्री में। तो इन्होंने क्या किया? प्लांट को हर्ब, श्रब और ट्री में सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हुए हर्ब, श्रब और ट्री में डिवाइड किया। और एनिमल को इन्होंने किस में डिवाइड किया? एनिमल को इन्होंने डिवाइड किया किस में आरबीसी प्रेजेंट है और किस में आरबीसी प्रेजेंट नहीं है। तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगा उसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं इनेमा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनेमा। और जिसमें आरबीसी नहीं प्रेजेंट होती है उसे क्या कहते हैं? एनेमा। ए से एब्सेंट और ए से क्या हो गया बेटा? इनेमा। तो जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होगी उसे इनेमा कहेंगे, जिसमें आरबीसी एब्सेंट होगी उसे एनेमा कहेंगे। तो इस तरह से इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया फर्स्ट टाइम, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, किसको? प्लांट में किसको रखा? हर्ब, श्रब और ट्री को। और एनिमल में किसको रखा? जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उसको कहा इनेमा, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उसे क्या कहा बेटा? इनेमा। ऐसे एब्सेंट, ऐसे एनेमा। तो हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि आरबीसी एनिमल को किस में इन्होंने डिवाइड किया? जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है और जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। तो हमने बता दिया जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उसे इनेमा और जिसमें एब्सेंट है उसे एनेमा कहेंगे। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का तरीका क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमने पहले भी बताया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने। किसने दिया था? लिनियस। तो इन्होंने जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया बेटा, इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था वो किस पे बेस्ड था? सेल वॉल पे। जब जो इन्होंने क्लासिफिकेशन का तरीका दिया वो किस पे बेस्ड था? सेल वॉल पे।
तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का तरीका दिया वो क्लासिफिकेशन था सेल वॉल पे। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसे प्लांटी कहेंगे, और जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा उसे क्या कहेंगे, एनिमैलिया कहेंगे। तो प्लांटी किंगडम और एनिमैलिया किंगडम। तो प्लांटी किंगडम में क्या आएंगे बेटा, प्लांटी किंगडम में सारे प्लांट्स आएंगे, और एनिमैलिया में ऑल एनिमल्स आते हैं। तो जैसे प्लांटी में हो गया, इन्होंने किसको, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फार्म्स, जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म को रखा, ठीक। और एनिमैलिया में इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल इत्यादि को रखा। तो जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा उसको प्लांटी में, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होगा उसे एनिमैलिया में रखा। अब इनके बेटा कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो इतना आप लोग देख लीजिए, फिर हम इनके कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बताते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए ऊपर से पूरा जितना हमने लिखा है, देन हम लोग बात करते हैं इनके जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। तो देख लीजिए। तो बेटा आप लोग देख लिए, तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो लिनियस जी ने दिया था उसमें उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी बात नहीं करेंगे बेटा। जैसे किसी के बारे में थोड़ा भी जानकारी अगर एनसीईआरटी में है तो एक दो वर्ड जो है हम एनसीईआरटी से बाहर ले लेंगे जो उससे रिलेटेड होगा, अदरवाइज हम लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है नीट का बेटा वो आउट ऑफ एनसीईआरटी एक या दो क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आ रहा है रेयर केस में, वरना सारे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हमारी एनसीईआरटी से आते हैं। तो आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनका ड्रॉबैक क्या क्या था। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को अलग नहीं किया, ठीक। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में नहीं बताया अलग अलग, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बारे में नहीं बताया। तो ये तीनों इनके क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। और क्या बेटा, इन्होंने जो है जब क्लासिफिकेशन किया तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसके बारे में इन्होंने ना तो प्लांटी में रखा ना तो एनिमैलिया में रखा। तो इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन का तरीका था काफ़ी लंबे समय तक चला, लेकिन पर्याप्त नहीं रहा। तो हमें एक नया क्लासिफिकेशन किया गया। अब वो क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी पे बेस नहीं थे। जब क्लासिफिकेशन किया जाएगा तो नए नए क्राइटेरिया लिए जाते हैं। जब क्राइटेरिया हमारा बदलता चला गया, जिस तरह से डिस्कवरी हुई, जिस तरह से हमारे साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की क्लासिफिकेशन के लिए, तो अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन किया गया। तो कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा, उसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बात करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम, जिसको किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। तो इन्होंने बेटा क्या नहीं बताया, इनके तीन ड्रॉबैक्स थे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया है। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर को अलग नहीं बताया। अब यूनिसेलुलर में जैसे हमारा क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, जो कि एक एल्गा है, ठीक। और मल्टी सेलुलर में स्पाइरोगायरा। हमारे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है
नेक्स्ट इन्होंने क्या नहीं बताया, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में अलग अलग नहीं बताया। जैसे प्रोकैरियोट्स में आपका मोनेरा हो गया, बाकी यूकैरियोट्स में आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया, ये सब क्या है बेटा, यूकैरियोट्स में आते हैं। और इन्होंने किसके बारे में नहीं बताया, थर्ड, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो इन सब के बारे में इन्होंने अलग अलग नहीं बताया। तो ये तीनों क्या थे बेटे, इनके ड्रॉबैक्स थे। इन सब के बारे में इन्होंने बताया तो, लेकिन अलग अलग तरीके से नहीं बताया, सबको एक ही में मिक्स कर दिया। तो बाद में क्या हुआ बेटा, हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका बदला। जैसे जैसे हमारे साइंटिस्टों ने डिस्कवरी की उस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन का तरीका जो है बदलता चला गया। तो देख लीजिए, अब हम लोग बात करेंगे। तो इसी में दिया है बेटा, जब 3 किंगडम सिस्टम किसने दिया था, बस नाम आप लोग सुन लीजिए। 3 किंगडम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। एंड 4 किंगडम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था। तो 3 किंगडम किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने। एंड 4 किंगडम किसने दिया था, हैकेल ने दिया था। सॉरी, 4 किंगडम कोपलैंड ने दिया था। तो यहाँ तक देख लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं फिर। तो बाद में हुआ क्या बेटा, जो क्लासिफिकेशन था उसका क्राइटेरिया बदला। सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा, उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, ठीक, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इन सब को देखते हुए क्या हुआ, क्लासिफिकेशन का तरीका जो है चेंज हो गया। ऐसे ही कंटिन्यूस जैसे ही डिस्कवरी होती जाएगी, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का तरीका कंटिन्यूसली बदलता रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विकेटर जी ने 1969 में। ये हमारे एग्जाम का बहुत पेटी क्वेश्चन है कि 5 किंगडम किसने दिया था और कब दिया था। तो हमारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बेटा, वो बेस्ड है किस पे, 5 चीज़ों पे बेस्ड है, ठीक। अभी हम लोग बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। तो हमारा 5 किंगडम क्या था बेटा, 5 किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया, ये बेस्ड थे 5 कैरेक्टर पे। अब कौन कौन से कैरेक्टर थे हम यहाँ पे लिखते हैं, इतना आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल हमने नहीं बताया था, जो थर्ड था। तो फोटोसिंथेटिक का हो जाएगा प्लांट, जो हमने थर्ड बताया था। फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक उसका लिखना भूल गए थे। फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक का आपका हो जाएगा प्लांट्स,
ठीक, नॉन फोटोसिंथेटिक का फंजाई। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था बेटा? आर.एच. विकेटर जी ने दिया था 1969 में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन given by R.H. विटेकर। सन क्या था? 1969। ठीक, अब क्या क्या थे वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उनका बेसिस क्या था हम लोग बात करेंगे। तो जो बेसिस था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो बेसिस था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या क्या था? सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कैसे हमारा विकास हुआ। तो ये 5 बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। सेल स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि सेलुलर है या टिश्यू लेवल है या आर्गन लेवल या आर्गन सिस्टम लेवल। रिप्रोडक्शन देखेंगे एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखेंगे किस तरह से न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, हेटरोट्रॉपिक है, ऑटोट्रॉपिक है, ये सब देखेंगे। कीमोसिंथेटिक है। और फाइलोजेनेटिक हमने बताया इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। तो ये 5 किंगडम थे कौन कौन से बेटा? तो 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हमारे 5 किंगडम थे। ठीक, तो हमने बेसिस बता दिया। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये हो गए 5 किंगडम। अब जब क्लासिफिकेशन किया गया बेटा, तो पहले तो प्लांटी और एनिमेलिया थे, बाद में क्या हो प्रोटिस्टा आ गया,
फंजाई आ गए, प्लांटी और एनिमैलिया। तो जब क्लासिफिकेशन जो 2 किंगडम सिस्टम जब दिया गया था, तो उसके बाद देखा गया कि जो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है, जैसे कि फंजाई, उसका क्या होता है, सेल वॉल बना होता है काइटिन का, और जो प्लांट होता है उसका सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फंजाई थे उनका जब सेल वॉल देखा गया किसका बना था, काइटिन का, तो उन्हें क्या हुआ बेटा, एक अलग किंगडम में रखा गया, जिसे हम लोगों ने क्या क्या किंगडम फंजाई बताया। और इसी तरह से प्रोटिस्टा में क्या था बेटा, प्रोटिस्टा में हमने देखा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा में। जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे उनको हमने किस में रखा, प्रोटिस्टा में रखा। और जो प्रोकैरियोट थे उसको हमने किस में रखा, मोनेरा में रखा। पहले प्लांटी और एनिमैलिया में था जो 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन था, लेकिन जब आर एच बिकेटर जी आए तो उन्होंने क्या किया, मोनेरा को एक अलग किंगडम में रखा, प्रोटिस्टा को एक अलग। प्रोटिस्टा में क्या थे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, और फंजाई में क्या थे बेटा, नॉन फोटोसिंथेटिक, जिनका सेल वॉल किसका बना है, काइटिन का, उसको अलग किंगडम में रखा फंजाई में। ठीक, तो यहाँ तक देख लीजिए। अब इसी में एक और बात दिया है कि 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था बेटा, कार्ल हुज ने दिया था। हमारे एनसीईआरटी में दिया है 3 डोमेन सिस्टम के बारे में। तो 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, कार्ल हुज ने दिया था। ठीक, तो 3 डोमेन सिस्टम में क्या था बेटा, जो देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, हट जाते हैं, आप लोग देख लीजिए। हाँ, सिस्टम नया नया हर चीज बना ही है। तो ठीक है बेटा, हम लोग आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम हमारे एनसीईआरटी में दिया है 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 डोमेन को हम लोग क्या कहते हैं, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 3 डोमेन सिस्टम था उसको किसने प्रपोज किया था बेटा, दिया था कार्ल हुज ने। किसने दिया था, कार्ल हुज ने। तो 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था बेटा, कार्ल हुज ने दिया था। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड किया, एक को आर्किया में और दूसरे को बैक्टीरिया में। आर्किया में हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़ते हैं, ठीक, और बैक्टीरिया में यूबैक्टीरिया पढ़ते हैं। और जो यूकैरिया था, यूकैरिया को हमने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमैलिया में डिवाइड किया। ठीक, तो इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया। तो पूछ सकता है कि 3 डोमेन सिस्टम किसने दिया था, या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो किसने दिया था, कार्ल हुज। ठीक, तो 2 डोमेन को हमने किसमें मोनेरा को हमने 2 डोमेन में डिवाइड किया, किसमें, आर्किया और बैक्टीरिया में। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, जब तक हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, तो जो अर्लियर क्लासिफिकेशन, मतलब जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, लिनियज का जो क्लासिफिकेशन था, तो जब अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया बेटा 2 किंगडम, तो क्या किया, क्लेमाइडोमोनास, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमारे नीट के एग्जाम में पूछा गया है। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में रखा गया, पहले रखा गया था
एल्गी में, विद इन प्लांट एल्गी में रखा गया था, ठीक, क्योंकि एल्गी एक प्लांट है, क्योंकि इसमें क्या था, सेल वॉल प्रेजेंट था। तो सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से हमने इसको एल्गी में रखा था, ठीक, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को। अब नेक्स्ट क्या है, अमीबा पैरामीशियम। पैरामीशियम और अमीबा को किस में रखा गया था बेटा, एनिमेलिया में रखा गया था, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट था, बट हमारा जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया RH विकेटर जी के द्वारा, तो क्या किया गया, इन दोनों को किस में रख दिया गया बेटा, अब इन दोनों को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। किसमें रखा गया है, किंगडम प्रोटिस्टा में। तुम्हारे एग्जाम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चारों दे देगा, पूछेगा किस किंगडम में है, ठीक, ये प्रोटिस्टा किंगडम दे देगा, और ये 4 ऑप्शन दे देगा, मतलब चारों दे देगा कि उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, चूज करना पड़ेगा कि प्रोटिस्टा में कौन कौन सा है। ऐसे हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा और है इंट्रो में, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनेरा, क्योंकि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ठीक, वायरस एंड वायराइड्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। थोड़ा सा दिया है एनिमेलिया और प्लांटी के बारे में, बेसिक दिया है, बट उसे हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांटी और एनिमेलिया में, दोनों अलग चैप्टर्स हैं, 3 और 4 चैप्टर हमारा। तो किस में रखा गया बेटा, प्रोटिस्टा में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे नीट के एग्ज़ाम का। पहले किस में रखा गया था, अर्लियर टाइम में। अर्लियर टाइम का मतलब क्या हो गया बेटा, कि जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ भी अर्लियर हो जाएगा। अर्लियर समय में कहाँ था बेटा, इसको एल्गी में रखा गया था, इसको एनिमेलिया में, लेकिन अब किस में हो गया है, प्रोटिस्टा में हो गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार। देख लीजिए, नेक्स्ट थोड़ा सा है, हम लोग बात करते हैं। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया, अब थोड़ा सा और बाकी है हमारे इंट्रोडक्शन में, अब उसको हम थोड़ा सा लिख लेंगे, फिर आप लोग को बताते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो ठीक है, तो बेटा अभी हमने बताया क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ठीक, पैरामीशियम, अमीबा, इन सबको किस में रखा गया था, इन सबको रखा गया एक साथ, किस में, किंगडम प्रोटिस्टा में। अब किंगडम प्रोटिस्टा में क्यों रखा गया, क्योंकि बेटा हमारा जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो चेंज हो गया, और ये जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है इन फ्यूचर में भी चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को के बारे में जानकारी बढ़ती जाएगी, मतलब हमारा जो उद्विकास हुआ उनके बारे में जैसे ही हमको जानकारी बढ़ती जाएगी, उनके कैरेक्टर के बारे में जैसे हम जानते जाएंगे, तो यह क्या होगा, इवोल्यूशन और कैरेक्टर को देखते हुए क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया इन फ्यूचर भी चेंज होती रहेगी। यहाँ पर लिखा है, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट नॉट ओनली, जो क्लासिफिकेशन है ना मार्फोलॉजी पे, सिर्फ मार्फोलॉजी पे होगी, ठीक,
न फिजियोलॉजिकल पे होगी, न रिप्रोडक्टिव होगी, न तो मार्फोवनली, न तो सिर्फ मार्फोलॉजिकल होगी और फिजियोलॉजिकल एंड रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी होगी, बट आल्सो फाइलोजेनेटिक, मतलब इवोल्यूशनरी क्या होगी बेटा, ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब विकास पर भी बेस्ड होगा। तो हमारा जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होगा उस पर भी बेस्ड होगा। तो जैसे जैसे हमारा क्या होगा इन फ्यूचर बेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर एंड एवोल्यूशन का इवोल्यूशन के बारे में जानकारी होती जाएगी। हमारा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बेटा हमेशा चेंज होते रहेंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा सा देखते हैं जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। एक चार्ट हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसको ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ तक देख लीजिए। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, जो भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स हो या आसपास जो भी हो जो पढ़ना चाहता हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। हम बेटा लगातार कंटिन्यूसली क्या करेंगे, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो एक टॉपिक है 5 किंगडम में जो दिया हुआ है हमारा, उसका एक चार्ट देख लेते हैं। आफ्टर दैट हमारा ये वीडियो ख़त्म होगा। थोड़ा चार्ट देख लेते हैं बेटा। तो बेटा ये हमारा जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो लिखा हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के, देखिए ये सेल टाइप होगा, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही चालू करी। ठीक है बेटा। तो एक करेक्टर है सेल वॉल, सेल का टाइप क्या है, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोनेरा में क्या होता है बेटा, मोनेरा को क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, और एनिमेलिया क्या होता है, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक। सेल वॉल, मोनेरा में सेल वॉल क्या होता है, नॉन सेलुलोजिक होता है, पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड का बना होता है, जिसे हम लोग पेप्टाइडोग्लाइकान कहते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, कुछ में सेल वॉल पाया जाता है, कुछ में सेल वॉल एब्सेंट होता है। जैसे जिसमें सेल वॉल पाया जाएगा, हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा डाइएटम्स, और इसमें एब्सेंट होगा यूग्लिनाइड्स हो गए। फंजाई में क्या होगा, प्रेजेंट विदाउट सेलुलोज, इसमें क्या होगा बेटा, सेल वॉल पाया जाएगा विदाउट सेलुलोज। किसका बना होगा, काइटिन का बना होगा, सेलुलोज एब्सेंट होंगे। प्लांटी में क्या होगा, प्रेजेंट होगा बेटा, सेलुलोज का बना होगा सेल वॉल। एनिमेलिया में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है, सॉरी बेटा, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होता है। ठीक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मोनेरा में क्या होगा, एब्सेंट होगा, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। ठीक, बाकी सब में प्रेजेंट होगा। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
ठीक है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, मोनेरा में अब्सेंट होगा और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमलिया में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा जगह कम है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट, ये इसके लिए है। और ये जो टिश्यू, आर्गन और आर्गन सिस्टम लिखा है, ये किसके लिए बेटा लिखा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, ये उन सब के लिए है। ठीक, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहाँ पे लिखा है बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनिमलिया में प्रेजेंट होगा, यहाँ जगह कम थी। ठीक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में मोनेरा में सेलुलर होगा, प्रोटिस्टा में सेलुलर होगा, फंजाई में क्या होगा, मल्टी सेलुलर होगा या लूज टिश्यू, प्लांटी में क्या होगा, टिश्यू या आर्गन लेवल पाया जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमलिया में क्या होगा बेटा, टिश्यू या आर्गन लेवल या आर्गन सिस्टम लेवल पाया जाएगा। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जगह कम है। प्रेजेंट, यहाँ होगा टिश्यू, आर्गन या आर्गन सिस्टम, ये आर्गन सिस्टम लिखा है बेटा। ठीक, टिश्यू, आर्गन या आर्गन सिस्टम लेवल। थोड़ा साफ कम समझ, आर्गन सिस्टम लिखा है पूरा बेटा, आप अपनी एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बेटा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मोनेरा में पाया जाता है। यहाँ क्या है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में आपका है कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है बेटा ऐसे बैक्टीरिया जो अपना जो फूड है वो बनाएंगे विदाउट सनलाइट। ये किसके द्वारा बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, सल्फ्यूरिक जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा बनाते हैं। ठीक, तो कीमोसिंथेटिक जो सन के एब्सेंट में, मतलब सन की ज़रूरत नहीं होती, सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती अपना फूड बनाने में। फोटोसिंथेटिक जो सन के द्वारा भोजन बनाते हैं। एंड हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक जो सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब बेटा जो सड़ी गली चीज़ों पे अपना भोजन बनाते हैं, एंड पैरासिटिक जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेट्रोट्रॉपिक का 2 एग्जाम्पल दिया है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। ये हेट्रोट्रॉपिक का 2 एग्जाम्पल दिया है, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। सैप्रोफाइटिक जो सड़ी गली चीज़ों पे भोजन बनाते हैं, पैरासिटिक जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं। अब इसमें भी दिया है प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक प्रोटिस्टा क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है एंड हेट्रोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है, फोटोसिंथेटिक। फंजाई क्या होता है बेटा, हेट्रोट्रॉपिक। सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होता है, हमने बताया सैप्रोफाइटिक क्या होता है और पैरासिटिक क्या होता है। प्लांटी क्या होता है बेटा, ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक। होलोजोइक एंड सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक का मतलब होता है बेटा जो बना हुआ, जैसे होलोजोइक एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया, एनिमल हो गए, हम लोग ह्यूमन बीइंग क्या होता है बेटा, बने बनाए हुए भोजन को क्या होते हैं, इनटेक करते हैं। ठीक, लिक्विड के रूप में हो सकता है, सॉलिड के रूप में हो सकता है। उसके बाद हमारा डाइजेशन होता है इंटरनल सिस्टम के द्वारा सब कुछ। तो बेटा ये हमारा 5 किंगडम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एग्जाम इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनेरा।
देन प्रोटिस्टा फंजाई वायरस एंड वायराइड्स। तो बेटा आज यहीं तक रखते हैं। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या है जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहें, गांव के हो या शहर के हों, हम चाहेंगे अच्छे से अच्छे सिस्टम से जुड़े। बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो बेटा ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।